नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। सवाल आज बहुत सीधा और साफ, क्या राजनीति के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है? क्या कांग्रेस पार्टी एक रेप पीड़िता के परिवार की आइडेंटिटी भी लोगों के सामने जग जाहिर करने को तैयार है? दिल्ली कैंट की रेप पीड़ित की मां का बयान हमने आपको दिखाया, जिसमें वो साफ शब्दों में कह रही है कि उनकी और उनके परिवार की पहचान बताने के लिए उनसे कोई इजाजत नहीं ली गई और ना ही उन्होंने किसी को इस बात की इजाजत दी है। टाइम्स ऑफ भारत पर खबर देखने के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट को सिर्फ अनलॉक कराने के लिए इस झूठ का सहारा लिया। टाइम्स ऑफ भारत के इस खुलासे के बाद बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। 5 केंद्रीय मंत्रियों ने टाइम्स ऑफ भारत की खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। टाइम्स ऑफ भारत 10 बजे सुबह पीड़ित की मां का बयान हमने दिखाया सुबह 10 बजे, और 11:59 पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हमारी खबर को ट्वीट किया और राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाए। पीयूष गोयल के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के झूठ पर कटाक्ष किया। उन्होंने भी हमारी खबर को ट्वीट किया। खुद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 1:17 पर टाइम्स ऑफ भारत की खबर पर राहुल गांधी को घेरा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी 2 बजे हमारी खबर के आधार पर राहुल गांधी पर तीखा वार किया। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2:46 पर राहुल गांधी को संवेदनहीन घोषित किया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर। खोई हुई राजनीति जमीन को पाने के लिए क्या राहुल गांधी कुछ भी करेंगे? इस सवाल का जवाब दिल्ली की उस 9 साल की बेटी की मां दे रही है, जिसका रेप के बाद मर्डर कर दिया गया था। राहुल गांधी आपसे मिलने आए थे? हाँ जी, आए थे। वे आए थे जब हमने काके जैसे गाड़ी में थे, उतरे थे तो बे भैया जी तो सारे पब्लिक ने घेर लिया और इनको मतलब बात नहीं करन दी थी। बिन बेचारे इनको भैया जी इनको बात नहीं करन दी। दोनों आदमी हम धक्का मुक्की करें, देवल ले पा गए, पूरे बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर बिन हम गाड़ी में बैठाए थे, गाड़ी में फिर हम सीना थे, दोनों मियाँ भी लगा लिए थे। आप घबराओ मत, आपको बेटी को न्याय मिलेगा और चारों कैदियों को फांसी लगेगी। अब आपको राहुल गांधी के समर्थन में उतरे आईएनसी टीवी का ट्विटर हैंडल दिखाते हैं, जिसका दावा है कि वो कांग्रेस का ऑफिशियल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पर आईएनसी टीवी का अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन आईएनसी टीवी के वेरीफाइड फॉलोअर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। फॉलोअर्स की लिस्ट में कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जैसे बड़े नेता फॉलोअर्स की लिस्ट में शामिल है। राहुल गांधी के झूठ को इसी आईएनसी टीवी के अकाउंट से सहारा दिया गया था। 14 अगस्त को ट्वीट किया गया कि राहुल गांधी के पक्ष में उतरी दुष्कर्म पीड़िता की मां, कहा फोटो ट्वीट करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं। टाइम्स नाउ भारत हर खबर की तह तक जाता है, इसलिए हमारे रिपोर्टर ने पीड़ित मां से बात की और उनसे पूछा कि क्या राहुल ने उनकी पहचान सार्वजनिक करने के लिए उनसे कोई सहमति ली या नहीं। तो राहुल गांधी जी आए थे, जिन्होंने जैसे आप बता रहे थे उन्होंने पैसे भी दिए। क्या उन्होंने जो ट्विटर एक सोशल मीडिया का माध्यम होता है, उस पर जो तस्वीरें आपकी और आपके पति की डाली, कोई इजाजत ली थी? कुछ आप लोग से सिग्नेचर लिया था? नहीं जी, कुछ नहीं लिया था। मैंने ये बोली कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और कैदियों को चारों को फांसी लगवाएंगे। आज आपकी बच्चा, कल को और किसी की बच्चा होगी तो ये कहा के बहुत ज़्यादा घटना है और ख़राब घटना है, अच्छी घटना नहीं है। मैंने कहा आपके बच्चे क्या? मैंने कहा साहब मेरे तो बच्ची एक थी, दूसरा नहीं है। अब देखो सारा घर देख लो, अब आप देख रहे हो कि इसमें मेरा कितना सामान है मेरी बच्ची का, जो बिन्ने कुछ ना पैरा ना ओढ़ा वो तक। तो कांग्रेस कहती है कि पीड़ित परिवार से इजाजत ले ली गई है, लेकिन कांग्रेस के झूठ की पर्दे अब देश की जनता के सामने खुल चुकी हैं। बीजेपी पूरी ताकत के साथ अब राहुल को घेरने में जुट गई है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि बिना इजाजत के परिवार के फोटो को सार्वजनिक करना, बाद में झूठ बोलना और झूठ बोलने के बाद पूछा जाए तो बोल देना कि जब कानून पूछे तो झूठ बोल देना। और आज जब पीड़ित की मां ने इस सारे विषय को बेनकाब किया है तो हम सब के सामने राजनीतिक लोग बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हुए
किस तरीके से राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, उसका जीता जागता प्रमाण है। राहुल की हर गलती को जानते हुए भी उनको बचाने वाली कांग्रेस एक बार फिर अपना धर्म निभा रही है। सियासत क्या ना करा दे और कितना ना गिरा दे, ये कांग्रेस को देख के चरितार्थ होता है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया। राहुल गांधी ने कानून तो तोड़ा ही, साथ ही उनकी गलती को आगे बढ़ाते हुए कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी कानून की धज्जियां उड़ा दी। अब कांग्रेस के झूठ से पर्दा उठने के बाद सवाल है कि राहुल ने पीड़ित की पहचान क्यों उजागर की। राहुल गांधी ने झूठ बोला और कानून भी तोड़ा। राहुल पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। राहुल और उनके साथियों पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? राहुल के सोशल मीडिया अकाउंट बैन होंगे? सियासी फायदे के लिए ओछी राजनीति जायज है? इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करें, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बहुत अहम बैठक जारी है। इस बैठक में एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हालात पर यह बैठक जारी है। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो कि दोनों ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य हैं, वो मौजूद हैं। ये कैबिनेट कमेटी जो है 5 सदस्यीय है। इसके 5 मेंबर्स रहते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोग इस बैठक में मौजूद हैं। अजीत डोवल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है, ऐसा बताया जा रहा है। ये पहले से शेड्यूल्ड एक मीटिंग थी, पर अफगानिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं उस पर बहुत गहन चर्चा की जा रही है। अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, क्या खबर है अंदर से? अफगानिस्तान को लेकर के इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी है भारत की? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है कि किस तरह से वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो भी भारतीय वहां पे मौजूद हैं या जहां पे अलग अलग लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, तमाम ऐसे इन्फॉर्मेशन जमा करने की जरूरत है। पहली प्रायोरिटी सरकार की यह है कि कैसे उन भारतीयों को वहां से निकालकर वापस देश में लाया जाए, और इसके लिए यूएस से लगातार संपर्क में है, क्योंकि जो एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट, अभी भी वो यूएस के अंडर में है। वहां पे सिर्फ अभी फिलहाल के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स को मंजूरी नहीं दी गई है, सिर्फ जो फोर्स के जा रहे हैं। तो इसीलिए ये पहली प्रायोरिटी है। बाद में देखी जाएगी कि वहां पर क्या करना है, किस तरह से वहां पर रिश्ते रखने। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री के अलावा वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे लोग मौजूद हैं। और कोशिश यही है कि जो वहां पे हालात है उसकी समीक्षा इस तरह से की जा रही है। और सीसीएस की बैठक, क्योंकि आपको भी पता है कि सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी कमेटी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो उसको लेकर एक तरह से पहली बैठक है। वहां के हालात जो बिगड़े हैं और जिस तरह से तालिबान को कब्जा हुआ है, सारे हालात को पर चर्चा हो रहा है, और भारतीयों को लाने के लेकर भी वहां पे चर्चा हो रही कि सारे भारतीयों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए। प्राथमिकता रहेगी कि सारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको फौरन वापस भारत लाया जाए। सारी जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं चर्चा की ओर। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अभी से 20 मिनट बाद 7:30 बजे। पर इस वक्त बात राहुल गांधी की, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा, विजय कौशिक कांग्रेस के थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव और एक्टिविस्ट योगिता बयाना। रवि श्रीवास्तव, क्या ये झूठ था, ये कहना कि उनकी सहमति थी, परिवार से पूछ लिया गया था? बच्ची की मां कह रही है हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। पद्मजा, इस समय मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि उस पीड़िता को न्याय मिले, ना कि भाजपा का जो ये फैलाया हुआ सारा प्रपंच है कि उन्होंने, राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया। अरे ट्वीट किया तो ट्वीट बैन हो गया, ट्वीट डिलीट हो गया, ट्वीट को हटा दिया गया। राहुल गांधी और उनके साथियों के जो अकाउंट थे वो भी ब्लॉक कर दिए गए। नहीं, जब उन्होंने ट्वीट कोई गलत चीज नहीं है, उसको न्याय मिले, वो तो बिल्कुल सही मुद्दा है और वो अलग होगा। पर किसी भी पीड़ित के परिवार की जो आइडेंटिटी है वो जग जाहिर क्यों की गई, ये भी तो सवाल है। और अगर सवाल नहीं है तो फिर उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक ही क्यों होता, फिर इसको लेकर के कानूनी क्यों बनता? सवाल ये है कि इतने सारे 5 मंत्री पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए 17 दिन में क्या किया उन्होंने? सवाल ये है, एसआईटी का गठन किया है, केस एसआईटी के पास गया है। अब क्या करें, 5 मंत्री जाकर के जो आरोपी हैं उनको उठा करके खुद टांग दें? उसके लिए तो एसआईटी है ना।
उन मंत्रियों के पास में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने क्या किया, वो जरूरी चीज है। 17 दिन में 30 दिन में चार्जशीट फाइल होनी है, अब तक क्या उसमें कार्रवाई की दिल्ली पुलिस ने, वो जरूरी है जानना, न कि ये कि राहुल गांधी ने क्या किया। अगर राहुल गांधी, अच्छा, क्या कार्रवाई नहीं हुई है? चलिए, क्या कार्रवाई नहीं हुई है ये बताइए, क्या कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, राहुल गांधी का अकाउंट अगर बैन हो जाएगा तो क्या उससे पीड़िता को न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय तो अलग से उसकी कार्रवाई चल रही है ना, पर इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पीड़िता को इस तरीके से एक्सपोज कर दें। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जम्मू हो, जरूरी वो है, जरूरत उस चीज की है, ना कि ये जानने की कि राहुल गांधी ने क्या किया। अच्छा, अगर अकाउंट बैन हो चुका अच्छा है, ये बताइए रवि श्रीवास्तव जी, अगर जरूरत न्याय की थी, अगर जरूरत न्याय की ही थी और सिर्फ केस पर फोकस करने की थी, तो फिर जा करके 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिलके उनकी तस्वीर ट्विटर पे डालने की क्या जरूरत थी? केस तो हो चुका था ना। अगर एफआईआर ही सबसे जरूरी था तो एफआईआर तो हो चुका था। दिल्ली की पुलिस चलिए पहले दिन एफआईआर अधूरा था, दूसरे दिन एफआईआर में रेप का चार्ज ऐड कर दिया गया, उसके 48 घंटे बाद जाकर के परिवार की तस्वीर खींचकर ट्विटर पे डालने की क्या जरूरत थी? पद्मजा जी, 48 घंटे, 96 घंटे, 72 घंटे मत गिनिए। जरूरी ये है कि वो पीड़िता के साथ खड़े हुए। राहुल गांधी एक मैच्योर लीडर है, राहुल गांधी बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, उन्होंने जो किया उन्होंने सोच समझ के किया होगा, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। चलिए, आपने बोल दिया तो आप ट्विटर को भी मान लेना चाहिए। के शर्मा जी, पोस्टमार्टम करने से कोई लाभ नहीं है। नहीं, आपने बोल दिया तो अब तो मानना ही पड़ेगा। के शर्मा जी, आपको न्याय दिलाना चाहिए, आप राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। जी देखिए, मेरा पद्मजा जी बहुत विनम्र निवेदन होगा कम से कम रवि जी से, क्योंकि उनको बीच में बहुत बोलने की आदत है, मैं बोलूं तो बीच में ना बोलें, तो पहले भी मैं आपसे निवेदन कर दे रहा हूँ। देखिए, ये अलग बात है, बिल्कुल पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और उसके न्याय के लिए ही जो है सरकार ने सारी तरह की एसआईटी बनाई, सब कुछ बनाया। आज जो राहुल गांधी ने, थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा कम कराइए, क्या है, राहुल गांधी ने जो कृत्य किया उस पर ऑब्जेक्शन किसका है? उस पर ऑब्जेक्शन है कोर्ट का। मैंने पहले उस दिन भी डिबेट में कहा था कि ये लड़ाई राहुल बनाम न केंद्र सरकार है, न राहुल बनाम बीजेपी है, ये राहुल बनाम ट्विटर है। और के जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि कैसे जारी किया गया इसकी जांच हो, तो उसके डायरेक्शन के बाद फिर ट्विटर ने ये एक्शन लिया। उस पर प्रतिक्रिया राहुल गांधी की क्या है? जो रवि बोल रहे हैं, रवि जी, कि उन्होंने जो किया अच्छा किया होगा, सोच समझ के किया, तो बयान कैसा दिया? पहले ट्विटर को पक्षपातपूर्ण कहा, फिर इसके बाद क्या कहा उन्होंने कि लोकतंत्र को खतरा है, मेरा ट्विटर अकाउंट को लॉक करना ये जो है ये लोकतंत्र को खतरा है, भारत में तानाशाही आ गई है। इससे क्या लेना देना था उस विषय का? यह बयान कैसे आया? इतना सोचा समझा वो व्यक्ति, यदि राहुल गांधी बयान करते हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं, तो यह बयान कैसे दिया उन्होंने? पीड़िता के लिए न्याय मांगते ना, न्याय की बात तो नहीं की। बयान क्या दिया मैं सुन के पढ़ देता हूं आपको। राहुल ने बताया पक्षपात पूर्ण मंच है ट्विटर, मेरे लाखों समर्थकों का अपमान हो गया है। राहुल गांधी ने सरकार के विपक्ष के बोलने की आजादी छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है। अरे तुम झूठे व्यक्ति, एक झूठ को छुपाने के लिए तुम 10 झूठ बोल रहे हो। झूठ के पांव होते नहीं, आज नहीं कल खुल ही जाएंगे, तुम्हें पता है। लेकिन आप जो है झूठ करते हुए लोकतंत्र के, सरकार पे हर तरह का जो है बेबुनियाद जो है आरोप आपने लगाया। आपको तो आज सर्व से झुक जाना चाहिए इस बयान आने के बाद। पद्मा जी, मैं बधाई देता हूं आपको, चैनल को। ऐसा व्यक्ति, और मैं उस दिन भी डिबेट में बोला था कि ये सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी झूठा साबित है, ये झूठा साबित व्यक्ति है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाया झूठ के लिए। योगिता जी, राजनीति करना वो भी परिवार के नाम पे, और अब ऐसा लग रहा है कि परिवार के नाम पे जो बोला गया था वो सच भी नहीं था। कैसी राजनीति है ये? बिल्कुल गलत तरीके की राजनीति है। हमने पहले भी चर्चा की थी जब हमने, तो राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति एक अच्छा शब्द है, पर जब रेप जैसी घटनाओं पर ये तू मैं होती है तो बहुत
मन दुखता है क्योंकि पीड़िताओं के साथ काम करती हूँ। मेरा एक ही फोकस है कि न्याय कैसे मिले। आप आते हैं, आप तमाशा बनाते हैं, सर्कस बना देते हैं। हर पार्टी से लोग आते हैं, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। राहुल गांधी जी आए होंगे, केजरीवाल जी आए होंगे, तमाम पार्टी के लोग आए, बट बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा इस पे चर्चा नहीं होती है। इस बात पे चर्चा होती है कि उन्होंने ट्विटर पे फोटो डाल दी या फिर वो बैकलैश चलता है। मतलब जो फोकस है, जो बच्ची है, जो न्याय है, उस पे से फोकस हट जाता है। और खाली यही बच्ची की बात नहीं है, दुख ये मन में लगता है कि मैं भी अगर प्रोटेस्ट कर रही हूँ या हम भी सड़क पे उतरे हैं तो वो बच्ची तो हमारे बीच में नहीं रही। उसको तो न्याय जो मिलेगा उसके लिए तो हम उतरे ही हैं, बट ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि ये एक बच्ची नहीं है ना, इतने सारे केसेस आते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि जो तो मीडिया तक तो पहुंचते ही नहीं है। इतनी सारी बच्चियां हमारी जो इस ऐसे बर्बरता का शिकार रोज हो रही हैं। तो हमारा पर्पस है कि ये लोग बैठे, मैं तो कह रही हूँ डिस्कस करें, क्योंकि कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कई स्टेट्स में तो कांग्रेस ही है ना। तो जब कांग्रेस की स्टेट्स में होता है वो अपनी स्टेट्स की बात नहीं करती, भाजपा में होता है तो वो दूसरी स्टेट में, मतलब हम पक चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को सुरक्षा मिले। उसके लिए ये लोग सामने आमने बैठे ईगो को खत्म कर दें, विजय कौशिक जी, ये बुरी राजनीति को खत्म करके एक चर्चा करें कि कैसे हम बच्चियों को सुरक्षित और उस तरीके की राजनीति जहां पर बीच में एक पीड़िता का परिवार फंसता है। विजय कौशिक जी, बिल्कुल, अगर सच में कुछ करना है तो जाकर के एक राजनीतिक विजिट करना और फिर ट्विटर पे जाना, ट्विटर पे तस्वीर डालना, फिर उसके ऊपर ट्विटर से जंग लड़ना, इससे अच्छा जाकर के हर प्रदेश में आप इंश्योर कीजिए कि कोई भी पीड़िता हो उसको न्याय मिले, कोई भी प्रदेश। और पीड़िता हो ही ना पद्मजा जी, मैं तो कहती हूँ पीड़िता हो ही ना। और भगवान ना करे ऐसी कोई घटना होती है किसी भी प्रदेश में हो, आप उनके पास जाइए, उन्हें न्याय दिलाइए। ये ट्विटर पे राजनीति करने का क्या फायदा है, और वो भी एक परिवार के नाम पर। कौशिक जी, दुखद बात है कि एक पीड़िता, एक उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार से ये नहीं पूछा जाता कि आपके शासन में घटनाएं क्यों घट रही हैं। मुझे बताइए ना, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है भाजपा की सरकार। और उस पर अगर सवाल खड़े किए जाते हैं, हिंदुस्तान का जो राजनीतिक राहुल गांधी जी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। राहुल गांधी जी का क्या फायदा है इसमें? क्या राहुल दिल्ली में नहीं बात कीजिए, आप राजस्थान की बात कीजिए, क्या राहुल गांधी पंजाब की बात कीजिए। मोहताज हैं कि वो एक रेप पीड़िता परिवार की मदद के लिए आगे आए? वो सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है विजय कौशिक जी, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि ये पिक्चर ट्वीट करके क्या फायदा हुआ। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये तस्वीर ट्वीट करके क्या फायदा हुआ। आप मुझे ये बता दीजिए, एक सेकंड, आप मुझे ये बता दीजिए कि उस परिवार की तस्वीर ट्वीट करके क्या फायदा हुआ। इस केस का क्या एक फायदा मुझे गिना दीजिए आप। अरे मुझे वो तस्वीर ट्वीट करने के बाद क्या आरोपी और पकड़े गए? क्या वो तस्वीर ट्वीट करने से पहले कोई आरोपी भागा हुआ था? क्या तस्वीर ट्वीट करने के बाद सारा इंसाफ पूरा हो गया? क्या फायदा था उस तस्वीर ट्वीट करने का? अगर आप उसका मकसद मुझे बताइए। को तस्वीर जारी होने से कोई ऐतराज नहीं था और उनको, अरे वही तो पूरी कहानी है, उनको कभी पूछा ही नहीं कि ऐतराज है कि नहीं है। कौन कहता है नहीं पूछा गया? आप मुझे बताइए, भाजपा उनके परिवार को डराकर कुछ भी बयान दिलवा दे तो क्या उसे सच मान लिया जाए? अरे भाजपा किधर से आ गई? वहां पर प्रियंका त्रिपाठी गए थे, आप भाजपा को ले आए बीच में। क्या बात कर रहे हैं आप? ये भाजपा केवल जुमलेबाजों की पार्टी है और देश में एक तानाशाही वाला सिस्टम इन्होंने बना रखा है। अच्छा, इन्होंने तो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को डरा रखा है सीबीआई के नाम पर। तो पीड़ित परिवार की तो हैसियत ही क्या है? अच्छा, तो पीड़ित परिवार को आप डरा रहे हैं के शर्मा जी? बिल्कुल, भाजपा 2 दिन पहले पीड़ित परिवार कुछ बोल रहा था, जो कांग्रेस ने स्टेटमेंट जारी किया, आज वो पलट गया। बिल्कुल, इन्होंने लालच दिया। इसीलिए तो ये कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि संविधान खतरे में है, क्योंकि आप हर किसी को डराते हैं। कौशिक जी कुछ बिल्कुल। के शर्मा जी, नहीं, एक चीज मुझे बताइए ना, ये बयान पद्मजा जी, ये बयान किसने लिया है? ये तो आपके रिपोर्टर ने लिया है। आपके रिपोर्टर वहां गए थे, आप लोग वहां जाके सारी चीजें जो वहां कलेक्ट किए, मुझे ये बताइए क्या आपके रिपोर्टर ने उनको धमके हुए हालत में लिया है? आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट थोड़ा बंद कराइए ना इनको, ये बीच में काहे को इतना मैं ये कहता हूं पद्मजा जी कि यदि उस दिन भी राहुल गांधी को उस परिवार से, यदि उनसे संवेदनशीलता होती, उस परिवार से संवेदना होती, ये होता तो वो उसके लिए न्याय मांगते ना, उसका फोटो ट्वीट करके उस परिवार को और क्यों जो है अपमानित करते?
और इसी के लिए हाईकोर्ट ये एक मिनट और इसलिए मैं बार भैया इनको बंद करें। पद्मजा जी ऐसे मत कराइए। एक सेकंड ये रोड छाप डिबेट में नहीं करता। चिल्ली मत मैं रोड छाप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। मैं साफ से एक एक करके चिल्लाना बंद करें जवाब ही नहीं है। आप सुनिए। अरे आपका सवाल क्या है? किसने एक प्रश्न सेकंड रुक उठाया? जाइए रवि जी, उनको अपनी बात पूरी किसने करने दीजिए, प्रश्न फिर उठाया? योगिता जी के पास जाऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी। हाँ अब मैं पद्मा जी मैं क्या कह रहा हूं, इसमें प्रश्न किसने उठाया? हाईकोर्ट ने प्रश्न उठाया। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। उसने प्रश्न पूछा है ट्विटर से कि आपने कैसे जारी किया और इन्होंने कैसे जारी किया। बाल संरक्षण आयोग ने केस किया, उठाया है। बाल आयोग ने उठाया था पहले, सबसे पहले बाल आयोग ने उठाया था, उठाना भी चाहिए। बाल आयोग ने उठाया। बाल आयोग पे तो हाँ तो एक मिनट योगिता जी मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। बाल आयोग ने उठाया लेकिन उस पर डायरेक्शन तो कोर्ट का है, तो फिर आपने सरकार को क्यों घसीट रहे हो? आप सरकार को कैसे घसीट रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं तो कोर्ट का वो है ना डायरेक्शन। तो फिर मैं कह रहा हूं उस दिन लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ा? लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ा? ये झूठा बयान, ये राजनीतिकरण उस परिवार का नहीं हुआ, उस बिटिया का नहीं हुआ, उसकी इस तरह की जघन्य घटना का राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी ने किया और राहुल गांधी ने किया। इसमें शर्म नहीं आती इनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि हम जो है पीड़ित में बच्चों का, उसके परिवार का हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। योगिता जी यह है इंपॉर्टेंट। जी पद्मजा जी, मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि बार बार मैं इस मुद्दे पे आती हूँ, वो बच्ची हमारे बीच में नहीं रही। देखिए ये लीगली गलत है पॉक्सो के तहत, पॉक्सो जो मामलों के तहत, कि जो बच्ची जीवित होती है उसकी फोटो, उसके परिवार की फोटो, ताकि उसका फ्यूचर है आगे वो एम्बैरेस ना हो, सोसाइटी में जाएगी। बच्ची नहीं भी रहे उस पर क्लैरिटी नहीं है, मैं अभी भी ये बात बोलूंगी। देखिए पर वो बच्ची हमारे बीच में रही नहीं। जैसे निर्भया के पेरेंट्स ने बोला हमें आना है और हमें खुल के बात करनी है, ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। जो कि बच्ची हमारे बीच रही नहीं, तो अब हम उसके न्याय की बात कर सकते हैं। ये मुद्दे को हमें बड़ा करना पड़ेगा, हमें बच्चियों को कैसे बचाना है, चर्चा उस पर करनी चाहिए। ऑपोजिशन को भी मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि देखिए हमने तो वो दिन भी देखा, हमने कांग्रेस के अगेंस्ट हमने कितना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया था जंतर मंतर पे। आप देखेंगे तब भी आई वॉज लीडिंग इट, आई वॉज हेडिंग दैट। मुझे मालूम है कि हमने कितना आक्रोश था हमारे मन में कांग्रेस के खिलाफ अभी भी, क्योंकि हम करंट गवर्नमेंट को ही तो बोल सकते हैं ना। देखिए हम वी लुक अप टू द करंट गवर्नमेंट्स ओनली। तो हम चाहते हैं जो सुरक्षा देनी है, चाहे आप कितनी भी राजनीति कीजिए और मुद्दों पे करिए, प्लीज ये मुद्दा छोड़ दीजिए। बताइए, इस पे फोटो अपॉर्चुनिटी भी छोड़ दीजिए, इस पे आप ट्विटर करना, मतलब कम से कम सुरक्षा पे रवि श्रीवास्तव, एक तो फोटो अपॉर्चुनिटी चोरी, फिर सीना जोड़ी। एक मिनट पद्मजा जी मुझे एक जवाब देना। अच्छा एक लाइन बस। योगिता जी का एक जवाब देना। हाँ के शर्मा जी एक लाइन बस। योगिता जी मैं आपके समाज सेवा का मैं आपके समाज सेवा का पूरा आदर करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि किसी बच्ची को न्याय यदि दिलाना है तो उसके साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा, यदि किसी परिवार को भी न्याय दिलाना है, कि उसका जो है उसके जो भी मान सम्मान, उसके जो कानूनी दायरे हैं उसको संरक्षण मिले। आज किसने इसका राजनीतिकरण किया? उसका फोटो खींच के उस परिवार का आज ट्विटर में डाल के और उस परिवार का राजनीतिकरण करके उसका माइलेज लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपके भर्त्सना क्यों नहीं निकलती? मैं आपके अन्य चीजों पर तय हूं कि निश्चित रूप से कानूनी उसको न्याय मिलना चाहिए, कोर्ट में मिलना चाहिए, सब कुछ हो रहा है, एटीएस भी हो रहा है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आप इस आज विषय ये है बहन जी, बहन जी मैं एक बात कह रहा हूं, बहन मेरी एक बात कह रहा हूं, इसके जांच और न्याय पर सारी बातें हो रही है, पर आज जो चर्चा है वो इस बात पर है कि जो राहुल गांधी ने झूठ बोला और जो उस परिवार का राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई और जिसका वो राजनीतिक उन्होंने बोल दिया है। पर एक बार फिर से योगिता जी अगर आप अपना पक्ष साफ करना चाहेंगी, क्या आप भर्त्सना करती हैं इस तरीके की जो ये फोटो वाली राजनीति की गई? बिल्कुल मैं बिल्कुल भर्त्सना करती हूँ, क्योंकि वो लीगल दायरे में नहीं है। सबसे पहले उनको समझना चाहिए, एक वो ओहदे पे बैठे हैं और अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। मैं उस चीज को तो मैं बिल्कुल डिनाई कर ही नहीं सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि अपनी अपनी स्टेट्स को भी ये लोग देख लें। जैसे राहुल जी अगर राजस्थान पे फोकस कर लें या पंजाब पे फोकस कर लें, तो मुझे लगता है बच्चियों को बचाया कैसे जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। और चलो उन्होंने कर भी दी है, बहुत बड़ी घटना है मैं मानती हूँ, पर वो बच्ची हमारे बीच में नहीं है। पर
एट द सेम टाइम बीजेपी को भी इसको भुना के और सिर्फ फोकस राहुल गांधी पे नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी से बड़ा एजेंडा है ये। बिल्कुल, रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस तरीके की तस्वीर को बाहर करना, उसका मकसद क्या है? क्या मकसद न्याय है या राजनीति है? यही सवाल आज सबके सामने है। और जैसे कि कहा गया है, अगर परिवार खुद कह रहा है कि हमारी रजामंदी नहीं थी, तो क्या उनकी तस्वीर को दुनिया के सामने जग जाहिर करना, इसके लिए माफी मांगी जाएगी? हम इंतजार करेंगे। अभी चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक। आप देख रहे हैं धाकर एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। आज की बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों ने हथियारों पर कर लिया है कब्जा। तालिबान के लड़ाकों ने अब तक 3 लाख अफगान सेना के हथियारों पर कब्जा जमा लिया है। यह भी खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जगह जगह पर चेक पोस्ट खड़े कर लिए हैं। आतंकी संगठन लश्कर जांगवी भी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मौजूद है। आतंकी संगठनों ने तालिबान के साथ जो चेक पोस्ट बनाए हैं, 20 साल के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान अब तालिबान की गिरफ्त में है। पिछले 20 साल अफगानिस्तान जितना आगे गया था, अब भारत की आशंका है कि इन हरकतों से 20 दिन में ही अफगानिस्तान आतंकवाद की चपेट में आ सकता है। अफगानिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे यह साफ है कि तालिबान किस तरीके का स्टेट खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक पार्टी आज भी इनकी वकालत कर रही हैं। पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत जो पूरे हालात अफगानिस्तान में बन रहे हैं उनकी समीक्षा कर रहा है, उन पर पैनी नजर बनाए हुए है। और अभी तक भारत की जो समीक्षा है उसमें से ये निकल करके आया है कि जिस तरीके से अमरीकी और अफगानी सेनाओं के हथियार तालिबान के हाथ में आ गए हैं, उससे भारत को भी आने वाले दिनों में काफी खतरा हो सकता है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में कुछ ही दिनों में अफगान आर्मी के होने के बावजूद तालिबान ने कब्जा कर लिया, उससे भारत को यह भी शक है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। किस बेसिस पर यह भारत ने समीक्षा की है कि पाकिस्तान का हाथ इस सब के पीछे हो सकता है? मेघा, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू जो खबरें और जो भी इनपुट्स भारत सरकार के पास है, ये समीक्षा नहीं की गई है। ये पक्की इंफॉर्मेशन है भारत सरकार के पास कि तालिबान जो पावर कैप्चर जो उन्होंने किया है अफगानिस्तान में अभी, उसमें काफी लोगों का हाथ है, काफी लोगों की मदद से ये हुआ है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसमें से एक बड़ा रोल प्ले करता है और पाकिस्तान के ISI वो तो एक ऑफिशियल तरीके से ही मदद कर रहे हैं, बट सिर्फ वो नहीं, पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 2 के नाम जो हमें बताए गए हैं उसमें से जैश, लश्कर तैयबा और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान बेस्ड, उन्होंने भी मदद करी है तालिबान की। और अभी जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, जो जब उनके काफी लोग अफगानिस्तान में अभी हैं और जो हमें बताया जा रहा है कि जगह जगह पर चेक पोस्ट खड़ी कर दी है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने। और चेक पोस्ट खड़ी कर कर क्या कर रहे हैं, जो आ रहा है जा रहा है उससे रोककर बेसिकली लूट की जा रही है इनके द्वारा। हमें ये बताया जा रहा है कि उन्हें रोककर उनसे पैसा, मनमाना पैसा मांगा जा रहा है कि पैसा जब तक देंगे नहीं उन्हें वो चेक पोस्ट पार करने दिया नहीं जाएगा। उनके पास जो सामान है उसकी वो मांग की जा रही है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो मांग कर रहे हैं लोगों से वहां पर। और ये बताया जा रहा है कि जो पास के गांव हैं, जो पास के इलाके हैं काबुल से, उन एरियाज में भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को भेजकर घरों में जाकर चीजें उठा रहे हैं। बहुत अजीब सी बात है कि ऐसा इस तरीके का लूट भी हो रहा है वहां पर। ये बताया जा रहा है कि घर जाकर जैसे किसी के घर से टीवी उठा लिया, उसका टेलीविजन सेट उठा लिया, किसी के घर से कंबल मांग लिया, किसी के घर से पैसे ले लिए, इस तरीके के काम, तो लूट का काम कर रही है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये एक इंफॉर्मेशन जो भारत सरकार के पास है वो ये है। उसके अलावा ऑफ कोर्स ISI का काफी मदद हुआ है और ये तो ISI ने खुद से ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई है तालिबान के द्वारा भी और पाकिस्तान के द्वारा, जिससे समझ में आता है कि कितना मदद किया गया है पाक ISI के द्वारा इन तालिबान को वहां पावर कैप्चर करने के लिए। आप जिसको लूट बोल रही हैं उसको इमरान खान कहते हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है तालिबान ने। मेघा, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने
गेस्ट के पास मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कमर चीमा डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपराजिता सारंगी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, अब्दुल समद याकूब नेता हैं तहरीके इंसाफ पाकिस्तान जो कि वहां पर सरकार में है, उसके प्रवक्ता हैं हमारे साथ। याकूब साहब, क्या हासिल हुआ? पूरे जो ये साउथ ईस्ट एशिया की जो स्टेबिलिटी है, यहां पर जो प्रोग्रेस हो सकती थी, जो इसका विकास हो सकता था, अब हम 20 साल पीछे चले गए हैं। 20 साल में आपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए वहां पे वो एक कारपेट बम्बिंग की, जिसके नतीजे में आपने लाखों अफगानियों को कत्ल किया। जाके 75 जो आप ये भारतीय टेलीविजन पर आकर के पुराना ISI की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई नई बात कीजिए। हमने वहां पर $3 बिलियन का बिल्कुल हमने निवेश किया है, पर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किन चीजों में, किन प्रोजेक्ट्स में वो निवेश हुआ है। याकूब साहब, मुद्दे की बात करते हैं। कहां हम पुरानी 20 नहीं 50 साल पुरानी स्क्रिप्ट दोबारा आप पढ़ रहे हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब ये इंडिया, याकूब साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, हाँ, मैं आज स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, जब आप मुझे कहेंगे कि मैं ISI का स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, बिल्कुल मैं इसको ऑब्जेक्ट करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो ISI की स्क्रिप्ट है, ये तो ISI की स्क्रिप्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम पिछले 50 साल से सुन रहे हैं, इसमें कोई शक की बात है क्या? मैं अपने ओपिनियन देने के लिए आया हूं, ना कि मैं किसी एजेंसी का स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आया। मैं ओपिनियन नहीं दे रही याकूब साहब, मैं ओपिनियन नहीं दे रही, मैं फैक्ट बता रही हूं। मैं ISI का स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, मैं ओपिनियन नहीं दे रही, मैं तो फैक्ट बता रही हूं। आपको पता है कि पिछले 2 महीने में सलमा डैम, जो कि पहला डैम अफगानिस्तान में बना, वो किसके पैसे से बना? हमारे पैसे से बना। उस पर अटैक किसने किया मोर्टार से? आप बताइए, आप जानते होंगे। अफगानिस्तान के सलमा डैम पर अटैक किसने किया, वो बताइए ना। जब अपराइजिंग होती है तो इस तरह के छोटे मोटे वाकयात होते हैं, और ये इतनी पीसफुल अपराइजिंग थी कि जिसमें पूरे उसमें 50 लोग, सारे 21 दिनों में टोटल 50 कैजुअलिटीज की हैं। ये तालिबान की गोली नहीं चली, काबुल फतह हो गया। छोटे मोटे वाकये। अगर चलिए एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर तालिबान डोर टू डोर जा रहा है और लोगों को घरों से निकाल करके उनको स्ट्रिप सर्च कर रहा है। ये छोटी मोटी हरकतें हैं आपके हिसाब से? क्या ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही लगता है कोई देश जब वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे और एक नई सुबह की तरफ बढ़े? आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान की नई सुबह है? अगर आप ये कहना चाह रही है कि तालिबान इतने वायलेंट है, तो मैं आपको एक बात, ये मीडिया प्रोपेगेंडा को छोड़ दे, तालिबान जैसी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। और क्योंकि ये आप मानेंगे कि तालिबान जैसे डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। अवाम की मदद से, अवाम की सपोर्ट से एक पॉपुलर अपराइज हुआ, वरना 75,000 की नफरी जो होती है वो कभी भी किसी मुल्क को फतह नहीं कर सकती, जहां जिनके मुकाबले में 3,75,000 आर्म्ड वो ट्रेड, जिनको 20 साल अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, और वो एकदम कोलैप्स कर जाए। खुद हथियार फेंक के उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। वही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मेरी बात कि ऐसा क्या है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल अब मुद्दे की बात की कि यहां पर 70,000 आतंकी थे तालिबान के, उधर 3 लाख अफगान आर्मी के सैनिक थे। ऐसा कैसे हो गया कि सिर्फ 2 हफ्ते में उन्होंने हथियार डाल दिए? इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि उसके पीछे फ्रॉम द बैकग्राउंड उनकी मदद कौन कर रहा था याकूब साहब? क्योंकि आपका एनीवे जो आप इतने ऊंचे लॉफ्टी टर्म्स में तालिबान के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी डिसिप्लिन्ड फोर्स है, इतनी अच्छी फोर्स है, उनको तो आप अगले साल निशाने पाकिस्तान ही दे दीजिएगा जितना आप उनकी प्रेज कर रहे हैं। पर अभी आप ये बताइए कि क्या पीछे से पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था? अच्छा, पाकिस्तान के पीछे कौन था? अगर आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा ही रही हैं, तो फिर आप इस बात को एडमिट करें कि दोहा में पॉलिटिकल उनके साथ जो पीस सेटलमेंट थी, वो पीस एग्रीमेंट हमने नहीं किया था। हम फैसिलिटेटर जरूर थे। मुल्ला गनी ब्रादर को पाकिस्तान ने रिलीज तब किया जब अमेरिका ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से, क्योंकि उनकी पीस ट्रीटी साइन हो गई थी। तो आप इसका मुद्दा डाले ट्रंप के ऊपर, आप मुद्दा डाले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आप डायरेक्टली पाकिस्तान, और ये जो आ रहे हैं ये पॉलिटिकली दुनिया इनको एंगेज कर रही है, डिप्लोमेटिकली आप भी बैक चैनल से उनको एंगेज कर रहे हैं, और आपने भी इनको रिकॉग्नाइज कर लेना है। नहीं, हमने नहीं रिकॉग्नाइज करना है। वो आप हम क्या करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपके प्राइम मिनिस्टर तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करने को तैयार है। हम क्या करेंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे। जनरल सिवाज, जो सवाल पूछा गया, अगर तालिबान के पीछे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पीछे क्यों? पाकिस्तान को क्यों ब्लेम करना है जब सारी दुनिया तालिबान से बात करने को तैयार थी दोहा में?
जनरल सिवाच। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि पहली बात तो जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी क्या वजह थी कि ये 75,000 तालिबान के और 3 लाख जो अफगान की एक डिसिप्लिन आर्मी जिसके पास हथियार थे, जिसके पास एयरफोर्स थी, वो क्या वजह थी कि वो एकदम हाथ खड़े कर दी। ये एक बड़ी विडंबना है, ये सच्चाई है कि ये हुआ है और बड़ा दुख की बात है। और इसके 2 रीजन हैं। एक तो रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमेरिका वहां से निकलना तो था, मगर जो विड्रॉल किया वो नहीं अनप्लान था और पुअरली एग्जीक्यूटेड था, एक वैक्यूम क्रिएट कर दी। और उसके कारण क्या है कि एक पैनिक सेट हो गया इस अफगान आर्मी में, और कहीं ना कहीं पुअर लीडरशिप थी और दूसरा मोरल डाउन था। और इसमें जो ये कह रहे हैं कि तालिबान 75,000 था, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि उसके साथ पूरी पाकिस्तान आर्मी खड़ी हुई थी और पाकिस्तान आर्मी का लॉजिस्टिक सप्लाई पूरा तालिबान का पाकिस्तान से था। पाकिस्तान से उनका ब्रीडिंग ग्राउंड था, वहीं पर उनको मेडिकल फैसिलिटी थी, वहीं उनसे पैसा इकट्ठा होता था, मदरसा से लोग ज्वाइन करते थे तालिबान में। और 2 महीने से जो ऑपरेशन कंडक्ट हो रहे थे पेशावर और क्वेटा से, तो और 20,000 आतंकवादी इन्होंने लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के और अल बदर के भेजे थे, इनके साथ कंधे से कंधा तालिबान के साथ लड़ने के लिए अफगान फोर्सेस के, और जिनका मुद्दा और मकसद था कि जो भारत ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जैसे सलमा डैम वगैरह, उसको डिस्ट्रॉय करो। 3 बार अटैक करने की कोशिश की सलमा डैम में। और मैं मानता हूं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप एक पावर देखें, इस 3 लाख जो फोर्स थी, इन्होंने पहले काउंटर ऑफेंसिव किए। जब इन्होंने स्टार्टिंग में तालिबान ने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रूरल एरिया लिया, तो इन्होंने एक प्रकार क्रॉसिंग पॉइंट भी दिए तजाकिस्तान। जनरल सिवाच, क्या आपको लगता है, क्योंकि जो अभी एनालिसिस हमें सूत्रों से पता चल रहा है, जो एनालिसिस इंडिया में है, वो जीत जाएंगे, मगर हुआ नहीं, कि एक इस्लामिक टेरर स्टेट खड़ी करने की कोशिश थी, आगे तालिबान पीछे पाकिस्तान। क्या आप मानते हैं इस एनालिसिस को जनरल सिवाच? हाँ, बिल्कुल मानता हूं, जिसमें कोई शक नहीं है। तालिबान के पीछे पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी और ISI थी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। अगर तालिबान अकेला होता तो कभी नहीं जीत पाता। मैं ये कहता हूं अफगान की जो फोर्सेस थी 3 लाख थे, पर आप पाकिस्तान की आर्मी पूरी खड़ी हुई थी ये तालिबान के साथ, और तालिबान के साथ आतंकवादी और रेगुलर भी ट्रुप्स गए थे, तो इसमें कोई शक और सवाल तो नहीं है। एक इस्लामिक टेरर स्टेट खड़ी करने की जो आपकी मंशा रही है कमर चीमा, आखिरकार आपने अफगानिस्तान में कोशिश तो की है, कामयाब हो गए कि नहीं पता नहीं, पर यह आपकी कोशिश जरूर थी और आप यहां तक पहुंचे हैं। देखिए, मैं समझता यह हूं कि कोई भी बंदा जो है वो किसी मुल्क की अवाम से नहीं लड़ सकता। पूरी दुनिया की फौज ने अफगानिस्तान की अवाम से लड़ाई करने की कोशिश की। मैं तालिबान के रूल का हामी नहीं हूं, मैं गन कल्चर का हामी नहीं हूं, मैं इस्लामिक शरिया का नफाज बाय फोर्स का हामी नहीं हूं। मैं डेमोक्रेटिक बंदा हूं और मैं चाहता हूं कि तालिबान अगर आए हैं तो वो डेमोक्रेसी लेके आए, जो कि इस्लाम भी ये कहता है कि अपने मामलात शूरा में बैठ के हल करें। और 21वीं सदी की शूरा वही हो सकती है जो एक ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड और जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। सो ये नहीं है कि तालिबान अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहे, लेकिन आप अफगानिस्तान की अवाम से लड़ाई नहीं लड़ सकते, और ये हमने देख लिया। कमर चीमा साहब, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? जब आप तालिबान का समर्थन कर रहे थे, जब आपके आर्मी रेगुलर्स आकर के उनके साथ लड़ रहे थे, तो आपको पता नहीं है कि तालिबान की हकीकत क्या है? आपको पता नहीं है कि वो किस तरीके के लोग हैं? आप अभी भी नहीं देख रहे हैं कि जो अफगान आर्मी के जहां पर उन्होंने सरेंडर किया था, उनको कोल्ड ब्लड में एग्जीक्यूट किया गया। आप अभी भी यहां पर बैठ करके बोल रहे हैं कि हाँ जी वो तो डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, वो तो जमहूरियत लेकर के आएंगे। अरे क्या बात क्या कर रहे हैं आप? मैडम, आपका प्रॉब्लम यह है कि या तो आप इश्यू समझना नहीं चाहते। मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान जिन्होंने गन उठाई थी, वो बजोरे ताकत यहां पे इस्लामी शरिया का निफाज चाहते थे, और पाकिस्तान की फौज और मुल्क ने और सियासतदानों ने मिलकर उनको खात्मा कर दिया। अरे किधर खात्मा कर दिया? मैडम, आप बात तो सुन लेना, 1 मिनट मुझे एक सेकंड। जनरल सिवाच, क्या उन लोगों का खात्मा हो गया है? आपको या तो लगता है कमर चीमा साहब कि सारे लोग बेवकूफ हैं जो कि आपको देख रहे हैं, या आपको लगता है कि आप अपनी ही दुनिया में कुछ भी बात करेंगे और लोग आपकी बात मान लेंगे? आप बात सुनना नहीं चाहती। कौन सी तालिबान का खात्मा हुआ? जनरल सिवाच, तालिबान का खात्मा हो गया है क्या?
नहीं जो बैड तालिबान थे वो खत्म कर दिए पाकिस्तान में। ये कमर चीमा साहब हमें बता रहे हैं, डेमोक्रेटिक बंदे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में तालिबान का खात्मा हुआ है। अच्छा, तो पेशावर में किसने मारा बच्चों को एपीएस में? अगर पाकिस्तान में तालिबान खत्म हो चुका है। 2021 की नहीं है, क्या बातें कर रही हैं आप भी? जनरल सिवाज नहीं कमर चीमा, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक अफगान तालिबान का दूसरा रूप है, और आपको ये पता लगेगा जब तालिबान अपना ट्रू कलर दिखाएगा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। कम से कम 10 लाख के करीब आपके पास रिफ्यूजी आएंगे, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को 400 से 500 गुना करेगा। और उसके बाद जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल चलाएगी। तो जब ये एक प्रकार पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ है कि तालिबान पाकिस्तान में आ गया और उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में तालिबान आपकी बात मानेगा, और सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। ये अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पर जनरल सिवाज, पाकिस्तान का पिछले 50 सालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। तो क्या हुआ अगर तालिबान इन्हें भी खा जाएगा? इनको उस बात से शांति मिल जाएगी कि चलिए भारत का थोड़ा सा नुकसान हो गया। पर अपराजिता सारंगी, यहाँ जो पीटीआई के, यहाँ जो तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं बात आप भी करते हैं तालिबान से, और अब सारा दोष मढ़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि तालिबान जो है पाकिस्तान की वजह से जीत गया, तालिबान को पाकिस्तान ने प्रॉप अप किया। बात आप चुपचाप करते हैं उनसे चोरी छुपे। अपराजिता जी, ये बिल्कुल आधारहीन इल्जाम है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले इमरान खान जी ने वक्तव्य दिया कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, आज के हालात में आतंकवाद के वकीलों की जो ये मनस्थिति है, इसका हम विरोध करते हैं। और ये आतंकवाद के वकील कौन है? मुझे लगता है पूरे विश्व को ज्ञात है। पाकिस्तान, जिसके पीछे अलकायदा आउटफिट है, ये मुझे लगता है सबको ज्ञात है, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। और ये नहीं है, इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने अपना समर्थन दिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने समर्थन दिया है, चीन ने दिया है, और रशिया भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है, मानवाधिकार उल्लंघन को समर्थन देने की मानसिकता, इसका हम घोर विरोध करते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, हम एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, और उसी के साथ हम खड़े थे। और मैं आपको बता दूं कि हम एक लोकतंत्र पर आधारित अफगानिस्तान की कल्पना करते आ रहे हैं। और आपको ज्ञात है कि किस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी और वहां के नेताओं के साथ सलमा डैम की दिशा को स्थापित करने की दिशा में काम हुआ था, और विभिन्न तरह के उन्नयन मूलक कार्य किए जा रहे थे। तो जैसा कि आपने कहा, आपने जब अपनी बातचीत की शुरुआत की तो आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया कि हम फिर से 20 साल पीछे जा रहे हैं, और बिल्कुल सच यही होने जा रहा है। देखिए, हम किन शब्दों में तालिबान के कार्यकलापों को जायज ठहराएं? हालात समय के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, लूटपाट का आलम है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं के विषय में सोचिए, आज पता चला कि आज सुबह बहुत सारी महिलाएं निकली बुर्का खरीदने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, कहा गया है कि 10 साल की जो बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, वो अब स्कूल नहीं जाएंगी। और तीसरी बात, महिलाएं जब घर से निकले तो उनके साथ मर्द भी रहे। ये किस तरह की स्थिति हम पैदा करने जा रहे हैं, और तालिबान कैसे कह सकता है कि हम सुधर रहे हैं? याकूब साहब, और अगर लश्कर जंगवी और लश्कर तैयबा के लोग सड़कों पर घूमेंगे तो इसका जो रीजनल सिक्योरिटी है उस पर क्या असर होगा? आपको याद होगा 20 साल पहले जब तालिबान का कब्जा था अफगानिस्तान पर, तो क्या हुआ था? 20 साल से पूरा साउथ ईस्ट एशिया भुगत रहा है। देखें, लश्कर जंगवी, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा एक ऐसे मॉड्यूल्स है जिनको आप हर चीज में फिट कर देते हो, और अब सर, हर बात 2300 आतंकियों को तालिबान ने जेल से छोड़ दिया। 2300 आतंकी। लश्कर जंगवी के चीफ को हमने एनकाउंटर करके मारा,
हमने मारा उसको, ठीक है, वहां पे ठीक है, वहां पे हमारे टेररिस्ट हैं वहां पे, लेकिन कहने का मकसद ये कि आपको बट्रे अमेरिका ने किया है, आपको बट्रे हमारे यहाँ जो टेररिस्ट है, हमारे यहाँ जो टेररिस्ट है, मतलब जो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, लश्कर जंगी, लश्कर तैयबा, इंडिया, आपके टेररिस्ट वहाँ पर वीजा लेकर के अभी हमारे यहाँ जो यहाँ पे लोकली, हमारे यहाँ जो लोकली, आप उसको ट्विस्ट ना करें, बात स्पिन ना करें, ठीक है, आपको बट्रे अमेरिका ने किया है, आप उसका उल्टा पाकिस्तान के ऊपर निकाल रहे हैं। आप अमेरिका से जाके कहे ना कि जो एकदम से भाग गया सर 2000 और आपको वहां पे छोड़ आप अमेरिका को छोड़िए, जिस तालिबान को आप यहां बैठ करके डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, 2500 आतंकियों को उन्होंने जेल से निकाला है, 2500 आतंकी। आपको क्या लगता है कि ये कोई पीस डील है या ये कोई उनका कोई बहुत बड़प्पन था कि उन्होंने कहा कि चलो ये रिफॉर्म हो गए होंगे आतंकी? आप तो पूरे तालिबान को भी टेररिस्ट कहते हैं, वो 75,000 भी आपके लिए टेररिस्ट हैं, जिन 2,500 को निकाला है वो तालिबानी थे, अब वो आपके लिए टेररिस्ट है, आप 75,000 में 2,500 और ऐड करते हैं। सर वो हमारे लिए टेररिस्ट है या किसी और के लिए टेररिस्ट है? उनके वो जो कर रहे हैं उसी से साफ हो जाता है कि वो टेररिस्ट है या वो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है या फिर वो हार्डन सोल्जर्स है या फिर वो फ्रीडम फाइटर है, जैसे कि आप उनको दिखा रहे हैं। ये बात दुनिया के सामने साफ है क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। अभी चर्चा को इधर पे ही छोड़ते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां उनके पूर्व उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है, अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि मैं ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। उन्होंने ये कहा है कि जब भी ये हमारे देश के संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति अगर देश में मौजूद नहीं होते हैं तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का रोल निभाते, ये अमरुल्लाह सालेह ने कहा है। और आपको याद दिला दूं कि बार बार अमरुल्लाह सालेह ही हैं जो कि पाकिस्तान के हैंड के बारे में, कि जो तालिबान को प्रॉप अप करने की बात करते रहे हैं। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि आज सुपर प्राइम टाइम में रात 8 बजे का शो सवाल पब्लिक का में आपसे सीधा सवाल आप पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप अपना सवाल मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर हमें इस नंबर पर भेज दें। रेप पीड़ित के परिवार की तस्वीर पर राहुल गांधी का झूठ क्या पकड़ा गया है? अब ट्विटर उन पर एक्शन लेगा? क्या उनका अकाउंट परमानेंटली लॉक ना किया जाए? आपके सवाल, आपका मंच, रात 8 बजे।